हाँ जी बच्चे, कल हमने ना टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा था। टॉर्क का हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, NBIA साइन अल्फा। इसमें बड़ी अल्फ़ा का ध्यान रखना। अल्फ़ा क्या चीज़ है, आपने पहले जो भी कॉइल है जिस पे टॉर्क लगनी है उस पे पहले आपने नॉर्मल ड्रा करना है, फिर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा ना, दैट अल्फ़ा है, वो अल्फ़ा है। और आपने न्यूमेरिकल में अल्फ़ा से ही करना है, थीटा से नहीं करना। थीटा फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये हमने पढ़ा था कल। उसके बाद ये भी आपको मैंने बताया था कि व्हेन अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री, अल्फ़ा 90 डिग्री कब होगा, जब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वही प्लेन ऑफ द कॉइल है। ये कॉइल में करंट चल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है। इस केस में अगर आप इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे, वैसे राइट हैंड थंब रूल से हम बना लेते हैं, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है। इस केस में अल्फ़ा कितना बनेगा आपके पास, 90 डिग्री बनेगा। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मतलब नॉर्मल ड्रा करोगे आप, नॉर्मल कहाँ पे होगा, इसका बाहर की तरफ होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फ़ा बनेगा 90 डिग्री। इस केस में आपके पास जो टॉर्क बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी, NBIA। और जब भी टॉर्क मैक्सिमम बनती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसका नाम पड़ जाता है, दैट इज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क है इट इज़ मैक्सिमम। ये हमने लास्ट पढ़ा था, ये आपने अब याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस गैल्वेनोमीटर से ही हमने एमीटर बनाना है और वोल्ट मीटर बनाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्ज़ाम में ना या तो आता था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आता था साइक्लोट्रॉन। इस बार साइक्लोट्रॉन सिलेबस में है ही नहीं, उन्होंने कट कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, फिर अकेला यही रह गया ना फिर अब आने वाला। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पहले है क्या, एक डिवाइस है जिसका काम है करंट को डिटेक्ट करना या पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करना। तुम ये मान के चलो कि अभी तक ना एमीटर की डिस्कवरी नहीं हुई। जब ये बना एमीटर की कोई डिस्कवरी नहीं, वोल्ट मीटर के बारे में नहीं पता था। हमने सिर्फ ये डिवाइस एक तैयार किया, फिर हमने इससे करंट मेजर करने की कोशिश की तो करंट सही मेजर नहीं हुआ, गलत आंसर आया। वोल्टेज मेजर करने की कोशिश की तो वोल्टेज भी गलत मेजर हुई। तो उसके बाद हमने फिर एमीटर और वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है लिखेंगे, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, current and potential difference across the circuit, current and potential difference across the circuit। मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया डिटेक्ट, मेजर यूज़ नहीं किया, मतलब मेजर नहीं करता ये सिर्फ करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करता है, मेजरेबल नहीं है। गलत आंसर बताएगा मेजर करोगे तो। फिर बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है कि हमने जो कल पढ़ा था वही इसका प्रिंसिपल है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, वो इसका प्रिंसिपल है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन द uniform magnetic field, it experience a torque, it experience a torque, उसने टॉर्क एक्सपीरियंस करनी है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं। ये बच्चे करंट आ रहा है, समझेंगे पहले सब ये लोग। ये H है, H इज ए टॉर्शन हेड,
टॉर्शन हेड होता है मतलब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने इन 2 नेल्स के साथ अटैच मतलब हैंग किया हुआ है, तो उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे टॉर्शन हेड। मतलब इससे मतलब सब कुछ हैंग कर रहा है और ये मजबूत होना चाहिए। अगर ये टॉर्शन हेड जो हमने यहाँ पे कील कोई लगाई है, अगर ये मजबूत नहीं है तो कॉइल का जो वेट पड़ेगा ये नीचे ही आ जाएगा फिर। तो यह चीज़ है टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड के साथ हमने एक स्ट्रिप लगाई, वो एक स्ट्रिप जो हम लगाते हैं स्पेशल स्ट्रिप होती है फॉस्फोर ब्रोंज की एक स्ट्रिप लगाते हैं अपन, ठीक है। इस स्ट्रिप के साथ इधर हम कनकेव मिरर लगाते हैं। वैसे तो आजकल जो कनकेव मिरर नहीं लगाया जाता, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर आजकल यूज़ करते हैं अपन, उसमें कनकेव मिरर नहीं होता। हम लेकिन पुराना वाला पढ़ रहे हैं तो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में कनकेव मिरर लगाया था। बताएंगे इसका क्या बेनिफिट है। कनकेव मिरर लगाने के बाद ये कॉइल है, ये स्प्रिंग है। ये जो कॉइल है इसका मैं नाम रखता हूँ PQRS। और इस कॉइल को इन्होंने एक ना फ्रेम के ऊपर रैप किया हुआ है। ऐसे नहीं है, मतलब ये नहीं कि अपन दबाएंगे कॉइल तो वो दब जाएगी। इस कॉइल को इन्होंने एक फ्रेम के ऊपर ना रैप किया हुआ है। ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर इस तार को इन्होंने रैप किया हुआ है। ये जो फ्रेम होता है इट इज़ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, और ये फ्रेम ना ब्रास का बना होता है। नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम मतलब ये फ्रेम ना मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, जिसको अपन ये कह देते हैं कि ये जो फ्रेम है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम है, ये ब्रास का बना होता है। साइड्स पे हमने इधर कनकेव मैग्नेट्स लगाई होती है, स्पेशल मैग्नेट्स है, कनकेव मैग्नेट्स है। साइड पे हमने कनकेव मैग्नेट्स लगाई होती है। बच्चे सारी डायग्राम बना देते हैं, ये कनकेव मैग्नेट बनानी भूल जाते हैं। कनकेव मैग्नेट हमने साइड पे लगा दी। इसके अंदर जो खाली जगह बची हुई है ना फ्रेम के अंदर, जो एम्प्टी स्पेस है, इनसाइड दिस फ्रेम वी प्लेस ए आयरन, सॉफ्ट आयरन। इसके अंदर हम प्योर एक आयरन का पीस रख देते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में या स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है। तो ये तो बच्चे इसकी मैंने कंस्ट्रक्शन की है। अब ऊपर से करंट आ रहा है, ये करंट फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप में जाएगा, इस तरह जाएगा, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा और वापस ऐसे आ जाएगा। मतलब सर्किट के अंदर जैसे ये सर्किट है ना, तो हम यहाँ बीच में ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी। एक साइड से करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में से गुजर के दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक लाइंस है, देखो बीच में हमने सॉफ्ट आयरन डाला है। सॉफ्ट आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से मैग्नेटिक लाइंस प्रेफर करते हैं कि वो पास करे। हम ये आगे पढ़ेंगे भी। तो जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, वो प्रेफर करेगी कि वो सॉफ्ट आयरन वाले मटेरियल में से पास करेगी। मतलब ज़्यादातर मैग्नेटिक लाइन सॉफ्ट आयरन में से पास करेगी। और जो मैग्नेटिक लाइन सॉफ्ट आयरन में से पास करेगी, ध्यान से समझना। अब जो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसका इस पे नॉर्मल ड्रा करें अगर आप, तो इस पे ये नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। अब इस नॉर्मल का देखना मैग्नेटिक लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है, सॉफ्ट आयरन में से पास कर रही है ना, तो इसका मैग्नेटिक लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री।
तो सॉफ्ट आयरन डालने का अपना मकसद यही था कि जो अल्फ़ा है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए, इससे टॉर्क मैक्सिमम बनेगी। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ये ना एक चीज़ और बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे ना लाइनें सीधी बना देते हैं, सीधी लाइन नहीं बनानी, थोड़ी सी ऐसे कर्व बनानी है, मतलब ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ऐसे गुलाई में बनानी है। सेंटर वाली स्ट्रेट, नीचे वाली फिर गुलाई में बनानी है। बिल्कुल सीधी लाइंस नहीं बनानी। बिल्कुल सीधी हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो लाइंस है ना वो यहाँ तक तो का जैसे आ रही है वैसे आएगी, प्रेफर करेगी सॉफ्ट आयरन में से पास करे, तो सॉफ्ट आयरन में से सब लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी, फिर ऐसे फिर स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है जी, हम इसके अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फ्रॉम द टॉर्शन हेड एच, फ्रॉम द टॉर्शन हेड एच रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, rectangular coil PQRS is suspended, rectangular coil PQRS is suspended with the help of phosphor bronze strip। किसकी हेल्प से हमने सस्पेंड किया है रेक्टेंगुलर कॉइल को? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप की हेल्प से हमने इसको सस्पेंड किया है। कॉइल PQRS इज वाउंडेड ऑन द, कॉइल PQRS इज वाउंडेड ऑन द नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, coil PQRS is wounded on the non-magnetic frame, and inside this frame we place a soft iron, inside this frame we place a soft iron। The whole coil is placed between, the whole coil is placed between concave magnets। जो coil है पूरी वो हमने किस में रखी है? concave magnets में रखी है। अगली लाइन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ही चल रही है अभी, थोड़ा लिख लेते हैं अपन। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड concave magnets, with the help of soft iron and concave magnets magnetic field become radial। इसको अंडरलाइन कर देना, पेपर में कई बार 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। with the help of concave magnets and soft iron magnetic field is radial। इसका मतलब क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का लिख लो ब्रैकेट में, अल्फा इज़ 90 डिग्री, that is torque produced maximum, alpha is 90 degree, that is torque produced maximum। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई है। अलग अलग तरीके हैं, कुछ बुक्स वाले पता क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में ना, वो कर देते हैं मैग्नेट्स को हाईलाइट बना के, हेडिंग बना के मैग्नेट्स के बारे में लिखते हैं, फिर कॉइल को हेडिंग बना के कॉइल के बारे में लिखते हैं। हमने सब कुछ इकट्ठा करके बता दिया कि ये ऐसे बना है। अब हम करते हैं इसकी वर्किंग कि ये गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आसान वर्किंग है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से थोड़ी समझने वाली है। हम सपोज करते हैं कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, इट कैरीज अ करंट I। ठीक है, थोड़ी सी लिखते हैं। लेट अस सपोज दैट रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS carries a current I, number of turns n, area of cross section A, and plays in radial magnetic field B, and it is placed in the radial magnetic field B।
ठीक है। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क टाउ, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क टाउ, मैक्सिमम कितने टॉर्क की वैल्यू होती है, NBIA। साइन अल्फ़ा तो 90 डिग्री होता है ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, तो साइन 90 तो 1 होता है। ठीक हो गया, इतनी इसने टॉर्क एक्सपीरियंस करनी है। अब ध्यान से मेरी बात को आप समझना, जब ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो ये घूमेगी, जब ये घूमेगी तो ऊपर फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगी हुई है, नीचे जो स्प्रिंग लगा है ना ये भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ही मटेरियल का ही होता है। बस दोनों ही, ये भी मटेरियल अब फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ही मटेरियल है, स्टील का स्प्रिंग नहीं है ये भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ही स्प्रिंग होता है। ऊपर अपने फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगाई हुई है, नीचे अपन ने इसका स्प्रिंग लगा रखा है। अभी बाद में बताएंगे इसका क्या बेनिफिट है, थोड़ा देखेंगे। जब ये घूमनेगी, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस स्प्रिंग में या जो ऊपर स्ट्रिप है ये इसको घूमने से रोकेगी। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि देखो जब ये घूमेगी ना तो इसमें वो पड़ जाएंगे, ट्विस्ट पड़ जाएंगे, तो ट्विस्ट इसको अपोज करेगी रोटेट करने से। तो हम ऐसे समझते हैं, एक बारी ये डायग्राम से कई बार बच्चों को समझ नहीं आती है। ये मान लो गैल्वेनोमीटर के मैंने स्केल बना लिया, ये नीडल है, ये टॉर्क लगी टाउ मैक्सिमम, वो वाली टॉर्क लगी, टाउ मैक्सिमम नीडल को आगे आगे लेके जाएगी। तो जो स्प्रिंग है या ऊपर जो स्ट्रिप है इसमें बनेगी रिस्टोरिंग टॉर्क, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगी जो उसको अपोज करेगी डैट इज़ के थीटा। व्हाट इज़ के? के होता है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब होता है पर डिग्री एंगल, रिस्टोरिंग टॉर्क पर डिग्री एंगल। ध्यान से समझना, इधर वापस आ जाओ। मान लो मैं कहता हूँ कि टाउ मैक्सिमम 10 है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वैसे ही, तो एंगल तो अभी बना ही नहीं, यहाँ पे निडल पहुँची है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कम होगी, के थीटा, थीटा कम है, रिस्टोरिंग टॉर्क कम होगी, वो इसको ऐसा रोकेगी लेकिन वो रुकेगी नहीं। अब थोड़ी निडल और आगे चली गई, जैसे निडल आगे गई क्योंकि ये टॉर्क इस पर 10 लग रही है, थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ने से क्या बढ़ेगी, सामने देखो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगी। तो अब ये फिर भी बराबर नहीं हुई, तो निडल फिर आगे जाएगी। तो यहाँ पे जब निडल इतना आगे गई तो ये टॉर्क हमने कितनी बनाई थी, 10 न्यूटन मीटर बनाई थी जो लग रही है टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क भी थीटा बढ़ के ना एक स्टेज पे 10 के बराबर हो जाएगी। शुरू में तो रिस्टोरिंग टॉर्क कम थी, तो ये निडल आगे आगे जा रही थी, कॉइल घूम रही थी, लेकिन जैसे जैसे कॉइल ट्विस्ट करेगी ना रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ती रहेगी। एक स्टेज ऐसा आएगी कि रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी और वो इसके बराबर हो जाएगी। जब रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी फिर निडल जा कॉइल ट्विस्ट करना बंद कर देगी और अपनी न्यू पोजीशन पे जाके रुक जाएगी। ये नहीं कि वापस आ जाएगी, ये आगे लेके जा रही है, ये इसको ऐसे रोक रही है, इस स्टेज पे आके रुक जाएगी। फिर जिस जगह पे आगे रुकेगी हम नोट कर लेंगे कि इतनी इसकी रीडिंग है, इतना हमने करंट इसमें से पास किया है, इतनी इसमें डिफ्लेक्शन आई है। तो जब इसमें से हम करंट पास करवाते हैं ना तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो तो जो टॉर्क प्रोड्यूस है वो इसको आगे लेके जाती है। रिस्टोरिंग टॉर्क निडल से समझ लगेगी ये बात है, निडल को पीछे की तरफ अपोज करती है, बट शुरू में रिस्टोरिंग टॉर्क कम होती है, तो ये निडल आगे आगे जाती रहती है। जैसे जैसे निडल आगे आगे जाती है थीटा बढ़ता रहता है, क्योंकि एक्चुअल में एंगल पे घूम रही है ना, ये ऐसे एंगल पे घूमती है। जैसे जैसे निडल आगे जाएगी थीटा बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगी। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि दोनों इक्वेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर अपन देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रही है निडल, तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉक घुमाएगी, और एक स्टेज पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम के लिए जो
टॉर्क प्रोड्यूस्ड है इट शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। टॉर्क प्रोड्यूस्ड शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क प्रोड्यूस्ड? NBA। व्हाट इज रिस्टोरिंग टॉर्क? K थीटा। टॉर्क प्रोड्यूस इज NBA एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज K इंटू थीटा। इससे आपके पास करंट I की वैल्यू कितनी आ गई है? K थीटा बाई NBA। करंट I की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो करंट I है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। इसका मतलब ये है कि जितना हम करंट पास करवाएंगे निडल में उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी। ये अंडरस्टूड है। जितना आप करंट पास कराओगे निडल उतनी ज़्यादा आगे जाएगी। तो अगर आप करंट में और थीटा में ग्राफ बनाते हैं तो वो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितना हम करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास करवाएंगे उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये हमने लिख दिया। चलिए इसमें कुछ डेफिनेशंस आती है। पहली डेफिनेशन आती है इसमें वर्किंग के साथ ही चल रहा है, करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट डेफिनेशन इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी is IS and it is equal to theta by I। थीटा बाय आई का मतलब होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। थीटा डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट। तो इसके ऊपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? इट इज डिफाइंड एज deflection produce in a coil per unit current passing through it। deflection produce in a coil per unit current passing through it, theta by I। तो what is SI units? डिवीजन्स पर एम्पेयर। थीटा जो है वो उसका SI यूनिट नहीं हम कह सकते हैं, इसको यूनिट्स कह सकते हैं, डिवीज़न पर एम्पेयर। अगर SI यूनिट्स लिखने हैं तो एम्पेयर इनवर्स आएगा बस। अगर आपने लिखना है अकेला SI यूनिट्स तो एम्पेयर इनवर्स। वैसे नॉर्मली इसके जो यूनिट्स है वो डिवीज़न पर एम्पेयर, डिवीज़न पर मिली एम्पेयर ऐसे होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि I की वैल्यू आपने ये लिखी थी ना अभी K थीटा बाई NBA। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू पुट करेंगे K थीटा बाई NBA। तो यहाँ से आपके पास जो करंट सेंसिटिविटी IS बनेगी, क्या ये NBA बाई K बन जाएगी? थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या आपके पास करंट सेंसिटिविटी NBA बाई K। व्हाट इज़ N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, व्हाट इज़ K रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज VS एंड व्हाट इज VS? थीटा बाई V। थीटा बाई V। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? I इंटू G, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल G लिख लेते हैं आप। वोल्टेज की वैल्यू I इंटू जी। अब थीटा बाई आई की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी? IS लिखी थी। तो व्हाट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी? हाँ जी, कितनी बनेगी वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके पास? IS बाई कैपिटल G बन जाएगी। ठीक है, तो मेन तो इसका ऊपर वाला फॉर्मूला था कि हमने जो टॉर्क है ना NBA उसको किसके इक्वल करा था? K थीटा के, बस यही था। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी न्यूमेरिकल्स आएंगे इनके भी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला थीटा बाई आई की वैल्यू हमने ये लिखी थी NBA K थीटा बाई NBA, कटिंग करके ये बना।
फिर ऐसे अपन ने वोल्टेज सेंसिटिविटी लिख ली। ठीक है बच्चे, इतना आप गैल्वेनोमीटर आप पढ़ेंगे। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस और इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू।